नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइजर एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि उर्वरक देखेंगे, उसके साथ साथ उसका वर्गीकरण देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि किन किन पॉइंट पे हम वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कौन कौन पॉइंट है। तो पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा फर्टिलाइजर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी कि उर्वरक और उसके वर्गीकरण क्या होता है उसके बारे में। फिर देखेंगे डिफरेंट बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर होता है। बहुत से बच्चे ये होते हैं जो बताते हैं कि फर्टिलाइजर और मैन्योर दोनों सेम ही है, बट बोथ आर डिफरेंट। क्योंकि जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है सिर्फ यूरिया का छोड़कर, और उसके साथ साथ जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और दोनों प्लांट के न्यूट्रिएंट ही प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो हम जिक्र करेंगे कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या अंतर है। उसके साथ साथ एनपीके ग्रेड देखेंगे कि एनपीके ग्रेड हम कैसे निकालते हैं, उसके साथ साथ रेशियो क्या होता है। उसके बाद हम बात करें लास्ट में देखेंगे कि इक्विवेलेंट क्वालिटी क्या होता है। जैसे आपने अक्सर पढ़ा होगा कि यूरिया का इक्विवेलेंट एसिडिटी कितना होता है, तो 80 से 85 होता है। बट उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो बच्चे नहीं जान पाते कि इक्विवेलेंट हम क्यों कर रहे हैं, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, और क्यों हम इसके यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में। तो इन सारी टॉपिक पे हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए, पहला अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र के बारे में, तो जो फर्टिलाइज़र होता है, देखिए फर्टिलाइज़र जानने से पहले छोटा सा आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बेसिक चीज़ें। देखिए, कोई भी प्लांट है उसको प्लांट न्यूट्रिएंट है, तो प्लांट उसके लिए मतलब उस प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट को मिलना बहुत ज़रूरी है, उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो अब न्यूट्रिएंट दो जगह से ले सकता है। अल्टीमेट देखें तो न्यूट्रिएंट सॉइल से ही लेता है, लेकिन जो प्रेजेंट पहले से जो सॉइल में नेचुरली है वहाँ से लेगा, और नहीं तो उसको सिंथेटिकली देना पड़ेगा, यानी कि बाहर से देना पड़ेगा। अब बाहर से दो तरीक़े से देते हैं, या तो ऑर्गेनिक देना पड़ेगा या इनऑर्गेनिक देना पड़ेगा। मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि जिसमें कार्बन होगा, जो कार्बन लेस होगा, जो कार्बन होगा उसे इनऑर्गेनिक कहेंगे, जिसमें कार्बन लेस होगा उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा दो माध्यम से, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आप जैसे फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, जो यूरिया होता है उसे ऑर्गेनिक ही कहते हैं, लेकिन जैसे डीएपी हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजनस फास्फोरस हो गया, ये सब जो होता है ये मतलब इनऑर्गेनिक होता है, इसमें कार्बन नहीं होता है। और ऑर्गेनिक की बात करें तो फर्टिलाइजर में भी यूरिया जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। उसके साथ साथ जैसे एफ हो गया, कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, तो ये सारे जो चीज़ होती है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, और यहाँ से प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। देखिए, अब टेक्निकल टर्म में देखें तो फर्टिलाइजर इज द एनी मटेरियल ऑफ द नेचुरल। देखिए, जो फर्टिलाइजर होता है वो किसी मतलब एनी मटेरियल ऑफ द नेचुरल और द सिंथेटिक, मतलब नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक्स भी हो सकता है, यानी कि बनावटी भी हो सकता है। ऑर्गेनिक एडेड, अब देखिए फर्टिलाइजर में सिर्फ यूरिया ऐसे फर्टिलाइजर है जो ऑर्गेनिक है, बाकी जितने फर्टिलाइजर है वो इनऑर्गेनिक है। एडेड ऑफ द सॉइल सप्लाई ऑफ द मोर और मतलब वन और मोर न्यूट्रिएंट। मतलब फर्टिलाइजर जो होता है ये ऐसे मटेरियल होता है जो नेचुरली और सिंथेटिक दोनों हो सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। वो क्या करता है, वो प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का वर्क करता है, एक न्यूट्रिएंट दे या मोर देन न्यूट्रिएंट दे। और इसमें ये जो फर्टिलाइजर होता है मोस्टली इनऑर्गेनिक होता है, सिर्फ यूरिया का छोड़ के। हम बात करेंगे कि यूरिया क्यों ऑर्गेनिक कहते हैं। उसके साथ साथ कार्बन लेस होता है, इसमें कार्बन नहीं होता। अब कार्बन लेस है तो इनऑर्गेनिक ही है। उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर ऑब्सेंट होता है। देखिए, जितने भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं या जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं उसमें कार्बन नहीं पाया जाता, लेकिन मैन्योर होता है उसमें कार्बन पाया जाता है, भले ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है और कार्बन नहीं पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर मैन्योर में ज़्यादा होता है, जबकि अगर देखा जाए तो इसेंशियल जो प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा दे रहा है वो लेस करता है, लेस क्वांटिटी में करता है मैन्योर। और जो फर्टिलाइजर होता है वो लार्ज क्वालिटी में एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। अब एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट ये प्लांट न्यूट्रिएंट के चैप्टर में देखेंगे। थोड़ा सा अगर यहाँ देखने का प्रयास करें तो जो कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट 1939 का बात है कि आर्नोल्ड और स्टोर द्वारा एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट दिया गया था, तो उस समय 16 था। बट 2010 में निकल को ही प्लांट न्यूट्रिएंट के तौर पे, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के तौर पे 2010 में इंक्लूड कर दिया था पीएफ ब्राउन के द्वारा। इसी तरह जो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है वो 16 से 17 हो गया। तो इन प्रेजेंट टाइम अगर देखें तो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट 17 होता है, जिसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट को क्लासीफाई किया गया। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है एनपीके होता है, यानी कि इसको प्लांट को लार्ज क्वालिटी में एब्जॉर्ब करता है, लार्ज क्वालिटी में रिक्वायरमेंट होता है, तो ये रिक्वायरमेंट के बेस पे है। तो फर्टिलाइजर का ये डिफिनेशन रहा। देखिए, अब एनपीके ग्रेड और रेशियो के बारे में है कि एनपीके रेशियो और ग्रेड क्या होता है। तो जो ग्रेड होता है उसको हम डोनेट करते हैं डैश से, यानी कि जो भी अंक लिखा होगा उसके बीच में डैश होगा। जैसे अगर आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अगर घर में आपके पास यूरिया आता होगा तो यूरिया का जो बैग है, यानी कि पहले तो 50 केजी का आता तो अभी 45 केजी पे आता है, तो उस बैग में एनपीके ग्रेड बताया जाता है। एनपीके ग्रेड का मतलब है कि उस बैग में कितने % यूरिया पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जा रहा है, कितने % फास्फोरस, कितने % पोटेशियम पाया जा रहा है। तो अगर वो
जैसे सपोज डैट के लिए अगर आप कोई बोरा लाते हैं यूरिया का, तो उसमें अगर 12, 20, 8 लिखा रहता है, तो इसका मतलब है कि 12% उसमें कितना है कि नाइट्रोजन है, 20% फास्फोरस है, और उसके साथ साथ 8% जो है वो पोटेशियम है। तो ये जो ग्रेड होता है ये डैश से डोनेट करते हैं। उसके साथ साथ रेशियो की अगर बात करें, तो जैसे आप देखते हैं कि अगर इसी का रेशियो अगर निकालना हो तो आप किस तरह से रेशियो निकालेंगे, तो इसका रेशियो हो जाता है कि 4:3:5:4 हो जाएगा। यानी कि रेशियो को हम डोनेट करते हैं मतलब डबल डॉट से। तो जो रेशियो होता है वो ONP के रेशियो से डिफरेंट होता है, तो आप याद रखेंगे। और उसके साथ साथ जब भी आपके घर में अगर यूरिया का DAP का जब भी बोरा आता है तो वहाँ पे देखिएगा तो ग्रेड और रेशियो दोनों बताया जाएगा। हालांकि ग्रेड ज़्यादा वहाँ पे शो रहता है। उसके साथ साथ इक्विवेलेंट एसिडिटी देख लेते हैं कि क्या होता है। ऐसे एसिडिटी तो नहीं बोल सकते, इसे इक्विवेलेंट क्वालिटी बोलते हैं कि इक्विवेलेंट क्वालिटी क्या है। अब देखिए होता क्या है, इक्विवेलेंट क्वालिटी का मतलब यही है कि अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायरमेंट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर फॉर द न्यूट्रलाइज ऑफ द एसिडिक सॉइल बाय द केजी, यानी कि कितने केजी में। अब देखिए साधारण वर्डों में समझते हैं कि इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या होता है। देखिए, जो भी आप न्यूट्रिएंट प्लांट को दे रहे हैं या फील्ड में दे रहे हैं, और जो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट दिए हैं उसके साथ साथ जो एसिडिटी प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि एसिडिटी जो बना है सॉइल का, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट एसिडिटी। इक्विवेलेंट एसिडिटी जो बना है उसको इक्विवेलेंट कर देना, यानी कि इक्वल कर देना, उस एसिडिटी को हटा देना है, तो उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट एसिडिटी। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपने 100 kg प्लांट में यूरिया दिया, और यूरिया देने से आपके पास मतलब 80 kg जो है वो एसिडिक मतलब जो है वो फॉर्मेशन हो गया। तो आप इक्विवेलेंट एसिडिटी मेंटेन करने के लिए यूरिया को 80 kg आप मतलब एसिडिटी वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, तो वो जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी कि सिंपल ये है कि जब आप प्लांट में कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं तो उससे जो उत्पन्न एसिडिटी है उसको मेंटेन करने के लिए इक्विवेलेंट क्वालिटी को रखते हैं। तो इसमें जो है अमाउंट ऑफ लाइम, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिफरेंट रिक्वायर होता है न्यूट्रलाइज एसिडिटी, यानी कि जो एसिडिटी हमारे सॉइल में आया है उसको ख़त्म करने के लिए। तो इसमें कौन कौन से कितने होता है, इसको देखिए। कंसेप्ट तो सही है, हम किसी भी चीज़ को हम जब कंसेप्ट समझते हैं तब जाके हम ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ डाटा है जो याद रखना ही होगा। इसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं होता। अभी इक्विवेलेंट कंसेप्ट समझा दिया, लेकिन एनहाइड्रस में 148 रहता है। ये आपको याद रखना कि एनहाइड्रस का जो इक्विवेलेंट एसिडिटी है 148 होता है। उसके साथ अमोनियम क्लोराइड की अगर बात करें तो 128 होता है। अमोनियम सल्फेट की बात करें तो 110 होता है। यूरिया की बात करें तो 80 से 85 आप लिख सकते हैं। उसके साथ साथ DAP की बात करें तो 77 होता है। उसके साथ साथ अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो ये 60 होता है। तो ये जो क्वालिटी, ये जो रेशियो, ये जो डाटा है आपके पास, ये मैं मेंशन कर दिया हूँ इसमें। और ये डाटा आप यहाँ से याद भी कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अगर आपको याद नहीं होगा तो, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का मोड ऑफ द चांस हो जाती है। उसके साथ साथ जिस तरह इक्विवेलेंट एसिडिटी था उसी तरह बेस भी उत्पन्न हो जाता है। तो उसको हम ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, पहला अगर हम देंगे कैल्शियम साइनामाइड कितना होता है, तो कैल्शियम साइनामाइड में इक्विवेलेंट एसिडिटी कितना होता है, तो वो 63 होता है। उसके साथ साथ सोडियम नाइट्रेट में 29 होता है। उसके साथ कैल्शियम नाइट्रेट में 21 यानी कि 21 होता है। तो ये दोनों डाटा आप याद रखेंगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण ऑफ उर्वरक का वर्गीकरण क्या होता है। तो इसको 3 मतलब 3 क्लासिफिकेशन है। पहला तो है स्ट्रेट फर्टिलाइजर, दूसरा है कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को हम मल्टीपल फर्टिलाइजर और कंपाउंड फर्टिलाइजर भी कहते हैं, आगे देखेंगे। उसके साथ साथ मिक्स फर्टिलाइजर भी होता है। तो ये 3 क्लासिफिकेशन बताया गया है। उसके साथ साथ एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन में क्या बातें वो हो रही है। देखिए, पहला बात करें स्ट्रेट मतलब फर्टिलाइजर के बारे में। देखिए, आपको पता है कि जो मेजर न्यूट्रिएंट होता है वो NPK। देखिए, मेजर न्यूट्रिएंट में कौन सा न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। देखिए, मेजर न्यूट्रिएंट 6 होता है, NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये जो होता है ये मेजर न्यूट्रिएंट होता है। लेकिन जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है, मतलब वैसे फर्टिलाइजर जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है NPK रेशियो में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट हो, मतलब कोई सा आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं लेकिन उसमें सिर्फ एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट होना चाहिए, मेजर न्यूट्रिएंट नहीं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट का मतलब है NPK, यानी कि इन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में से सिर्फ एक न्यूट्रिएंट होना चाहिए उस फर्टिलाइज़र में। उसको बोलते हैं स्ट्रेट
स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर क्या है, जिसमें नाइट्रोजन जो सप्लाई हो रहा है उसमें सिर्फ प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो है वो एक ही मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट होना चाहिए। जैसे आप यूरिया देखते हैं तो यूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज कितना 40% पाया जा रहा है, तो इसमें सिर्फ नाइट्रोजन होता है ना कि फास्फोरस होता है। तो ये एक ही नाइट्रोजन मतलब एक ही मेजर न्यूट्रिएंट और प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा रहा है, तो इसको हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर में काउंट कर लेंगे। उसके साथ साथ अमोनियम सल्फेट, अब देखिए सल्फेट है तो जो सल्फर होता है वो तो मेजर न्यूट्रिएंट होता है लेकिन प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, तो इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट एक ही होना चाहिए, चाहे उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट कितना भी हो, लेकिन प्राइमरी न्यूट्रिएंट अगर एक है तो उसे स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर कहते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनिया में सिर्फ नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होता है, तो जो नाइट्रोजन होता है वो सिर्फ प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, तो मतलब एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, उसके साथ साथ सल्फर जो है वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, तो एक है तो ये स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम में सिर्फ पोटेशियम है, इसमें क्लोराइड माइनर मतलब माइनर न्यूट्रिएंट है, तो उसके साथ साथ इसको हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर में कहेंगे। उसी तरह पोटेशियम सल्फेट है, तो यानी कि जो भी हम प्लांट जो भी कोई हम फर्टिलाइजर देते हैं उसमें सिर्फ मेजर न्यूट्रिएंट में प्राइमरी न्यूट्रिएंट सिर्फ एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट अगर आता है तो उसे स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर कहते हैं। अब देखिए कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है। कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का मतलब है कि जैसे आप प्लांट में कोई भी न्यूट्रिएंट मतलब प्लांट में कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं फील्ड में, उस फर्टिलाइजर में दो या दो से अधिक मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो, यानी कि मान लीजिए कि जैसे आप डीएपी दिए तो डीएपी में नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है। आप लोग बताएंगे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस कितने ग्रेड पे पाया जाता है डीएपी में। देखिए डीएपी में नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, तो इसमें दो मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहा है इस फर्टिलाइजर के माध्यम से, तो इसको बोलेंगे कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। देखिए यहाँ टेक्निकल टर्म में देख रहे हो तो सप्लाई टू और मोर देन टू मेजर न्यूट्रिएंट, और मेजर न्यूट्रिएंट में कौन सा, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, नॉट मेजर न्यूट्रिएंट। सिर्फ मेजर न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो 6 आएगा, जैसे आपका सल्फर भी आ जाता है, कैल्शियम भी आ जाता है, मैग्नीशियम भी आ जाता है, लेकिन सिर्फ हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट को यहाँ ऐड करेंगे एनपीके, 2 होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, तो उसे कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। अब देखिए इसका दूसरा नाम है मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है, और उसके साथ साथ कंपाउंड फर्टिलाइजर है। तो इसको आप ये भी याद रखेंगे कि जो देखिए अब यहाँ पे मल्टी न्यूट्रिएंट पर डिवाइड करा रहा है, यानी कि मल्टी न्यूट्रिएंट प्राइमरी न्यूट्रिएंट करा रहा है, दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट या 2 से अधिक भी हो सकता है, उसे कम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसको दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर या कंपाउंड फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ इसका उदाहरण की अगर हम बात करें तो डीएपी, जैसे हमने आपको बताया कि डीएपी पे नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है। उसके बाद अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें अमोनिया भी होता है और फास्फोरस दोनों होता है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके साथ साथ मिक्स फर्टिलाइजर देख लेते हैं, तीसरा है। मिक्स फर्टिलाइजर का मतलब है कि मेजर या माइनर कोई सा भी न्यूट्रिएंट हो, यानी कि तीनों मिक्स होना चाहिए। मतलब फर्टिलाइजर, वैसा फर्टिलाइजर हम देंगे जिसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट एनपीके यानी कि तीनों होना चाहिए। सिर्फ नाइट्रोजन होने से नहीं होगा, सिर्फ फास्फोरस होने से नहीं होगा, सिर्फ पोटेशियम होने से नहीं होगा, यानी कि तीनों जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है हमारा वो एक ही फर्टिलाइजर में मिक्स होना चाहिए। यहाँ देखिए सप्लाई ऑफ द थ्री मेजर न्यूट्रिएंट, जो भी मेजर न्यूट्रिएंट में प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो होना चाहिए एनपीके इन द वन फ्रेम, यानी कि एक ही न्यूट्रिएंट में, एक ही फर्टिलाइजर में हमारे तीनों न्यूट्रिएंट पाया जा रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे मिक्स फर्टिलाइजर। देखिए ये टेक्निकल टर्म में देखेंगे तो लिखा हुआ है दिस इज अ फिजिकल मिक्सचर ऑफ द टू और मोर देन, यानी कि ये जो भौतिक जो मिलावट है इसमें दोनों मतलब तीनों जो हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो होना चाहिए। देखिए स्ट्रेंथ में क्या था, यानी कि ये जो एनपीके है इसमें से सिर्फ अगर नाइट्रोजन होता है या फास्फोरस होता है या पोटेशियम होता है, प्राइमरी में से किसी एक ही न्यूट्रिएंट अगर प्रोवाइड हो रहा है तो उसे स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर, अगर 2 से अधिक हो रहा है तो उसे मिक्स फर्टिलाइजर और उसे मल्टी न्यूट्रिएंट और कंपाउंड भी कहते हैं। उसके साथ साथ अगर दोनों हो रहा है, तीनों फर्टिलाइजर मतलब तीनों जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो अगर मिक्स हो जा रहा है किसी फर्टिलाइजर में है, तीनों न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो रहा है एक ही फर्टिलाइजर में, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स फर्टिलाइजर। अब देखिए यहाँ डाउट नहीं होना है कि सिर्फ प्राइमरी न्यूट्रिएंट ही पाया जाएगा, उसमें मेजर अगर सल्फर पाया जा रहा है तो उसको नहीं बोलेंगे, नहीं, सिर्फ प्राइमरी न्यूट्रिएंट एक होगा, उसके साथ साथ कोई भी हो तो उसे स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर कहेंगे। अगर प्राइमरी न्यूट्रिएंट 2 होगा, उसके साथ साथ माइनर हो या सेकेंडरी हो तो उसे हम कंपाउंड या मल्टी न्यूट्रिएंट या मतलब कंप्लीट फर्टिलाइजर कहें। उसके साथ साथ मिक्स जो फर्टिलाइजर होता है इसमें एनपीके तीनों होना चाहिए एक ही फर्टिलाइजर में, यानी कि एनपीके इन द वन फ्रेम में होना चाहिए। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन। उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर 2 क्लासिफिकेशन और परसेंटेज के अंतर बता दिया गया है कि कौन सा फर्टिलाइजर में कितने % होगा, तो उसे लो एनालिसिस कहेंगे फर्टिलाइजर और हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर कहेंगे। तो इसको 2 क्लासों में बांटा गया, यानी कि 2 वर्गों में वर्गीफाई किया गया। पहला लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, दूसरा हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। अब लो एनालिसिस फर्टिलाइजर क्या होता है, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर क्या होता है, ये देख लेते हैं। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है उसमें अगर मान लीजिए कोई प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट हमने आपको बताया एनपीके, तो एनपीके कोई भी फर्टिलाइजर में अगर 25% से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। लो एनालिसिस मतलब 25% से कम है, लेस देन 25%
जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो सप्लाई हो रहा है, उसको हम लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कहेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये पहला फास्फोरस है जो इंडिया मतलब पहला ऐसा फर्टिलाइजर है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ था। देखिए एसएसपी में क्या होता है, इसमें कौन क्या क्या न्यूट्रिएंट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जा रहा है, इसमें फास्फोरस पाया जा रहा है, और इसमें और क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। अब इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा है, सिर्फ हमें फास्फोरस है। फास्फोरस कितना पाया जाता है इसमें, उसके साथ कैल्शियम देखिए 19% पाया जाता है, 12% कितना पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, 16% तक इसमें फास्फोरस पाया जा रहा है। तो ये 25% से कम है, 25% से कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। अगर 25% से कम होता है उस फर्टिलाइजर में तो उसे लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कहेंगे। अब देखिए अभी ऐसा नहीं करना है कि तीनों को ऐड कर लेंगे और बोलेंगे 25% से ज़्यादा, नहीं, हमें सिर्फ प्राइमरी न्यूट्रिएंट लेना है, जो NPK है इसका सिर्फ मात्रा लेना है। तो इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट एक ही है, देखिए इसमें 2 हो सकता है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब 2 होगा तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का मात्रा। जैसे मान लीजिए कि अगर DAP होगा तो DAP में नाइट्रोजन ही पाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि DAP है तो इसमें नाइट्रोजन ही पाया जा रहा है, फास्फोरस ही पाया जा रहा है। तो नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है, तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो 18% पाया जाता है, और जो फास्फोरस होता है वो 46% पाया जाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे, जब ऐड करेंगे, चूँकि दोनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट है तो 25% से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, DAP हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर में आ जाएगा। और SSP में अगर हम बात करें तो फास्फोरस जो 16% पाया जाता है, और इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट सिर्फ फास्फोरस ही है। कैल्शियम को हम तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहते हैं, उसके साथ सल्फर को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो तीनों को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट को देखेंगे, 16% पाया जा रहा है, यानी कि वो 25% से कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर बोलेंगे। उसी तरह हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर मतलब जो न्यूट्रिएंट हम सप्लाई कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर सप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट का जो परसेंटेज है वो 25% से ज़्यादा है तो उसे हम हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर कहेंगे। जैसे हम DAP का बात करें और यूरिया का बात करें, यूरिया में 40% पाया जाता है, तो ये ऑब्वियस बात है कि ये हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर के अंदर में आएगा, चूँकि इसमें 25% से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाया जा रहा है। उसके साथ साथ देखिए यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ही 40% है, 25% से ज़्यादा है, तो इसको हाई एनालिसिस कहेंगे। उसके साथ साथ DAP में हमने बताया कि नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों पाया जा रहा है, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 25% से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट पाया जाता है उसे ऐड नहीं करेंगे, उसमें हम नहीं देखना है। यानी कि मेन फोकस हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट के बारे में जानना है। और आपको पता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट 3 होते हैं, मेजर मतलब NPK, और मेजर न्यूट्रिएंट में बात करें तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी न्यूट्रिएंट दोनों होते हैं। तो सिर्फ हमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट देखना है, और इसी बेसिस पे हम 2 क्लासीफाई किए, लो एनालिसिस, हाई एनालिसिस। अगर 25% से कम है तो लो, 25% से ज़्यादा है तो हाई एनालिसिस। आज के वीडियो में हम इतना ही तक जानेंगे। कल हम दूसरा लेक्चर लाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर जो होता है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर क्या होता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्या होता है, उसके साथ पोटेशियम फर्टिलाइजर क्या होता है। तो वो अगला वीडियो यानी कि पार्ट 2 में कल आपको देखने को मिल जाएगा। आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप डेली चाहते हैं कि MCQ करें या डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको कोई भी डाउट आता है करियर से रिक्वायरमेंट या किसी भी चीज़ से, अगर आपको डाउट आता है, कहीं भी डाउट आता है, किसी भी टॉपिक से डाउट आता है, किसी सिलेबस से डाउट आता है या करियर से भी डाउट आता है, सिर्फ एग्रीकल्चर में, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं, वहाँ से भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं 8076921823। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप सिर्फ मैसेज करेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो, सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाउट होना चाहिए, चाहे वो करियर से हो, चाहे एग्रीकल्चर में करियर से डाउट हो, या किसी टॉपिक या क्वेश्चन से हो, तो हम वहाँ सॉल्व कर देंगे। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बाकी शेयर कीजिए, चूँकि PPT बनाने में आपके लिए बहुत समय लगता है, तो थोड़ा आप भी हमारे लिए इतना कर ही सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए धन्यवाद।